भारत सरकार ने सुशासन चुनौतियां और अवसर कार्य योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो राजभाषा विभाग ने सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद प्रशिक्षण को व्यापक बनाने की पहल की है। अनुवाद सीखने के इच्छुक व्यक्ति के लिए ऑनलाइन अनुवाद शिक्षण का यह प्लेटफॉर्म उपयोगी होगा। इस पाठ का विषय वाक्य संरचना और अनुवाद है। आइए जानते हैं इसके बारे में। भाषा संरचना में व्याकरणिक संरचना की दृष्टि से वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। सामान्यतः सार्थक और सुव्यवस्थित पद समूह को वाक्य कहते हैं। भाषा की संपूर्ण संरचना में वाक्य की भूमिका केंद्रीय होती है। संदेश के संप्रेषण की दृष्टि से प्रोक्ति अथवा डिस्कोर्स भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। प्रोक्ति वक्ता के पूर्ण विचार का प्रतिनिधित्व करती है। वाक्य से छोटा घटक उपवाक्य अर्थात क्लॉज होता है। उपवाक्य से छोटा घटक पदबंध अर्थात फ्रेज कहलाता है। पदबंध से छोटा घटक शब्द अर्थात वर्ड होता है। शब्द से छोटा घटक रूपिम अर्थात मॉर्फीम है। यह भाषा की लघुतम अर्थवान इकाई होता है। रूपिम शब्द के रूप में भी हो सकता है और शब्द से छोटी इकाई के रूप में भी। रूपिम से छोटा घटक स्वनिम अर्थात फोनीम है। मोटे रूप से किसी भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों को जिनसे मिलकर उस भाषा के शब्द बनते हैं स्वनिम कहा जा सकता है। स्वनिम भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा एक बहुस्तरीय अर्थात मल्टी लेयर्ड संरचना है। वाक्य में अर्थ और संरचना दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 5 भेद हैं। पहला विधेयवाचक वाक्य अर्थात असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आज्ञाबोधक वाक्य अर्थात इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा इच्छाबोधक वाक्य अर्थात ऑप्टेटिव सेंटेंस। और पांचवा आश्चर्यबोधक वाक्य अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। संरचना के आधार पर सरल वाक्य अर्थात सिंपल सेंटेंस, मिश्र वाक्य कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और संयुक्त वाक्य कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। वाक्य के इन भेदों का ज्ञान नहीं हो तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच की वाक्य संरचनाएं समझ नहीं सकते, जिसका अनुप्रयोग अनुवाद में करना पड़ता है। अनुवादक के लिए कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य के वाक्यों को समझना भी आवश्यक है। हिंदी में लिंग व्यवस्था, वचन, काल तथा कारकीय प्रयोग ऐसे होते हैं कि अंग्रेजी की वाक्यात्मक संरचना हिंदी में काफी बदल जाती है। अंग्रेजी के किसी एक वाक्य का अनुवाद हिंदी में एकाधिक वाक्य संरचना के द्वारा भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक वाक्य देखें, बजट प्रपोजल्स हैव क्विक इफेक्ट ऑन द मार्केट। इसका अनुवाद कई तरह से किया जा सकता है, जैसे बजट प्रस्तावों का शीघ्र प्रभाव बाजार पर पड़ता है। दूसरा, बाजार पर बजट प्रस्तावों का तुरंत प्रभाव पड़ता है। तीसरा, बाजार बजट प्रस्तावों से जल्द प्रभावित होता है। चौथा, बजट प्रस्तावों का असर बाजार के ऊपर जल्दी पड़ता है। पांचवा, बजट प्रस्ताव बाजार को शीघ्र प्रभावित करते हैं। गौर करें तो स्पष्ट होता है कि क्रियापदबंध हैव क्विक इफेक्ट का अनुवाद 5 प्रकार से हुआ है। पहला, का शीघ्र प्रभाव पड़ता है। दूसरा, का तुरंत प्रभाव पड़ता है। तीसरा, से जल्दी प्रभावित होता है। चौथा, का असर जल्दी पड़ता है तथा पांचवा, शीघ्र प्रभावित करते हैं। बजट प्रपोजल्स के लिए बजट प्रस्तावों तथा बजट प्रस्ताव इन 2 हिंदी अभिव्यक्तियों की रचना की गई है, जिसका कारण कारक चिन्हों का तथा से का प्रयोग है।
इसी तरह अंग्रेजी के एक शब्द इफेक्ट के लिए प्रभाव, असर तथा प्रभावित का प्रयोग हिंदी की वाक्यात्मक संरचना की मांग है। यह अनुवादक का अपना कौशल है, उसका अपना विवेक है तथा उसका अपना निर्णय है कि वह प्रभाव अथवा असर संज्ञा रूप ग्रहण करेगा या कि प्रभावित विशेषण रूप को लेगा। पांचवें अनुवाद में कर्ता पद बजट प्रस्ताव अंग्रेजी की तरह वाक्य रचना का विधायक अर्थात कर्ता पद या निर्णायक है। यहाँ प्रस्तावों लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हिंदी वाक्य में किन्हीं कारक चिन्हों जैसे को, ने, से या पर का प्रयोग नहीं हुआ है। अंग्रेजी विशेषण क्विक के लिए हिंदी में शीघ्र, तुरंत या जल्द के विकल्प अनुवादक के पास होते हैं। अनुवाद में अनुवादक के काम को वाक्य संरचना के द्वारा सृजनात्मक बनाया जाता है। यहाँ सृजनात्मक का मतलब भाषा प्रयोग या संवेदना की समझ के लिए जरूरी कल्पनाशीलता है। दिलचस्प बात यह है कि यह निर्माण भाषा, व्याकरण, समाज और संस्कृति की समझ का पैमाना भी साबित हो जाता है। जैसे कुछ वाक्य लेते हैं, करप्शन इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट। फॉर एग्जाम्पल, zero corruption is unattainable even is a good state. The odor of corruption hangs sneakingly in every nook and corner of India's public life. Obviously, corruption in India is not confined to the state sector. The entire fabric of society is torn by it. देखने की बात है कि इन अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ स्टेट क्राफ्ट हैंग्स स्नीकिंगली और द एंटायर फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, इन तीन वाक्यांशों के लिए हिंदी समानार्थी की तलाश करना किसी सामान्य अनुवादक के लिए चुनौती का काम है। अब इन वाक्यों का अनुवाद देखें। भ्रष्टाचार राज्य व्यवस्था और उसके स्वरूप में निहित है, अर्थात किसी अच्छी राज्य व्यवस्था में भी शून्य भ्रष्टाचार की स्थिति प्राप्त करना असंभव है। भ्रष्टाचार की बजबजाहट भारत के सार्वजनिक जीवन में हर तरफ व्याप्त। स्पष्ट है कि भारत में भ्रष्टाचार सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक सीमित नहीं है। समाज का समूचा ताना बाना इस भ्रष्टाचार के कारण बदहाल और जर्जर है। अब हम वाक्य संरचना के अध्ययन की दृष्टि से अंग्रेजी के कतिपय वाक्य और उनके अनुवाद पर विचार करेंगे। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। Poverty is strongly linked to poor health and women represent a disproportionate share of the poor. Women in the poorest household have the poorest nutrition and most limited access to skilled pregnancy and delivery care, which contribute to higher maternal and infant death rates. इसका हम अनुवाद करते हैं। गरीबी का संबंध खराब स्वास्थ्य से बहुत ज्यादा है तथा गरीबों की जनसंख्या में महिलाओं की तादाद पुरुषों से अधिक है। गरीब घरों की महिलाओं को पोषक आहार नहीं मिलता है। इन महिलाओं को गर्भावस्था तथा प्रसव और प्रसव के बाद कुशल देखरेख बहुत कम मिल पाती है। इन कारणों से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की संख्या अधिक होती है। यहाँ अंग्रेजी का क्रियापदबंध इज स्ट्रांगली लिंक्ड टू का अनुवाद ध्यान देने योग्य है। का संबंध बहुत ज्यादा है। इसमें दो संज्ञाएं जैसे पॉवर्टी और पुअर हेल्थ उक्त क्रियापदबंध से जुड़ी हुई हैं। अंग्रेजी क्रिया रिप्रेजेंट का संबंध कर्म कारक और डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर से है। इसके लिए गैर आनुपातिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करना जैसा अनुवाद
घोर शाब्दिक होगा। भावात्मक भाषांतरण में प्रसंग का आशय अर्थात सेंस हिंदी में बखूबी संप्रेषित हुआ है। पुनः क्रियापद बंध हैव मोस्ट लिमिटेड एक्सेस टू है, जिसका अनुपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट है स्किल्ड प्रेगनेंसी और डिलीवरी केयर। अंग्रेजी शब्दों का परस्पर संबंध हिंदी की संरचना में हिंदी के भाव और व्याकरण के अनुसार पुनः रचित करने पड़ते हैं। ऐसा न किया जाए तो अनुवाद कमजोर तथा भ्रामक हो सकता है। अंग्रेजी क्रिया कंट्रीब्यूट का अर्थ योगदान करना या अंशदान करना यहाँ नहीं होगा। अंग्रेजी का एक वाक्य लेते हैं, रनिंग समरी ऑफ द फैक्ट। इसका अनुवाद तथ्यों का क्रमिक सार तभी किया जा सकता है जब अंग्रेजी क्रिया रन का व्याकरणिक रूप रनिंग अर्थात प्रेजेंट पार्टिसिपल का संदर्भ हम समझेंगे। इसी तरह यू आर जेलस ऑफ मी अंग्रेजी की इस एक वाक्यात्मक संरचना का अनुवाद हिंदी में एक से अधिक वाक्यों में किया जा सकता है। पहला अनुवाद होगा, तुमको मुझसे ईर्ष्या है। दूसरा, आप मुझसे जलते हैं। चौथा, आप मेरे प्रति ईर्ष्यालु हैं। चौथा, तुम्हें मुझसे डाह है। यहाँ जो वाक्य हिंदी में रचे गए हैं उनमें कारकीय प्रयोग के कारण वाक्यों में अलग अलग रूप बने हैं। पुनः जेलस ऑफ मी वाक्यांश के अर्थ को हिंदी में एकाधिक वाक्यांश रचकर संप्रेषित किया गया है। अंग्रेजी वाक्य संरचना में आर्टिकल, प्रीपोजिशन और वर्ब्स के रूप अनुवाद करने के दौरान हिंदी की प्रकृति के अनुसार बदल जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, द यंगर द पर्सन इज व्हेन ही और शी स्टार्ट्स कंज्यूमिंग अल्कोहल, द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अल्कोहल यूज डिसऑर्डर्स इंक्रीजेस। इसका हम अनुवाद करते हैं, व्यक्ति जितनी ही छोटी उम्र में शराब पीना शुरू करता है, शराब पीने से होने वाली बीमारियों का खतरा उतना अधिक होता है। वाक्यात्मक संरचना के इस अंतरण में कई दिलचस्प बातें हैं, जैसे अंग्रेजी उपवाक्य ही और शी स्टार्ट्स कंज्यूमिंग अल्कोहल, अर्थात इसमें जब व्यक्ति शराब पीना शुरू करता है, द यंगर द पर्सन रिस्क ऑफ डेवलपिंग तथा अल्कोहल यूज डिसऑर्डर। इन वाक्यांशों का अनुवाद शब्दार्थ को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि वाक्यार्थ को ध्यान में रखकर किया गया है। शब्दार्थ और वाक्यार्थ का द्वंद्व झेलना अनुवादक के लिए आम बात होती है। एक उदाहरण देखें, सक्सेस इज वॉकिंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विद नो लॉस ऑफ एंथुजियाज्म। इसका अनुवाद करते हैं, बार बार असफल होने पर भी उत्साह खोए बिना आगे बढ़ते रहना ही सफलता है, या सफलता हिम्मत और उत्साह खोए बिना असफल और फिर असफल होने पर भी आगे बढ़ते रहने की जिद का नाम है। यहाँ वॉकिंग, फेलियर टू फेलियर तथा विद नो लॉस ऑफ एंथुसियाज्म जैसे वाक्यांशों के अनुवाद में रचनात्मकता है। अंतरित करते समय सृजन की भावना काम करती हुई लगती है। इसके बिना इस अंग्रेजी वाक्य का सहज अनुवाद मुश्किल है। मिश्र वाक्य का अनुवाद करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुदित वाक्य की संरचना हिंदी की प्रकृति के अनुरूप हो। जैसे, द मैन हु फेल फ्रॉम द ट्री यस्टरडे हैज डाइड इन द हॉस्पिटल टुडे। इसका अनुवाद कुछ लोग हिंदी में अंग्रेजी की तर्ज पर इस प्रकार करते हैं, वह आदमी जो कल पेड़ से गिरा था आज अस्पताल में मर गया। किंतु हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार इसका ठीक अनुवाद इस प्रकार किया जाना चाहिए, जो आदमी कल पेड़ से गिरा था आज अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई, अथवा आज अस्पताल में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई जो कल पेड़ से गिरा था। इसी प्रकार एक अन्य वाक्य देखें, द एप्लीकेशन ऑफ श्री रमेश चंद्रा एन LDC फ्रॉम योर ऑफिस हु इज अंडर ट्रेनिंग
in this institute is being forwarded herewith for further necessary action. ऐसे वाक्य का अनुवाद अंग्रेजी वाक्य के जैसा प्रायः किया जाता है। अनुवाद देखें। आपके कार्यालय के अवर श्रेणी लिपिक श्री रमेश चंद्र, जो इस समय इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, का आवेदन आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जाता है। इस वाक्य में रमेश चंद्र और उनका आवेदन दोनों ही एक दूसरे से अलग हो गए हैं, कर्ता क्रिया से काफी दूर हो गया है, जिससे पढ़ने में यह वाक्य अटपटा लग रहा है। स्थिति तब और भी अटपटी हो जाती है जब मिश्र वाक्य में कई कई उपवाक्य होते हैं। अनुवाद करते समय प्रायः यह होना चाहिए कि हर उपवाक्य अपने कर्ता, क्रिया, कर्म आदि घटकों के साथ सुस्पष्ट रूप से अलग अलग हों, किंतु उन्हें उपयुक्त संयोजक शब्दों के माध्यम से इस प्रकार से जोड़ा गया हो कि उनसे स्पष्ट अर्थ ध्वनित होता हो। दुरूहता शब्द के कारण नहीं होती, बल्कि वाक्य के अटपटेपन के कारण होती है। उपर्युक्त वाक्य का अनुवाद दो सरल वाक्यों में इस प्रकार किया जा सकता है। आपके कार्यालय के अवर श्रेणी लिपिक श्री रमेश चंद्र इस समय इस संस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनका आवेदन आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जा रहा है। अंग्रेजी के उपर्युक्त मिश्र वाक्य को हिंदी में सरल वाक्य में इस प्रकार से भी अनुदित किया जा सकता है। आपके कार्यालय से इस संस्थान में प्रशिक्षण पर आए श्री रमेश चंद्र अवर श्रेणी लिपिक का आवेदन आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित किया जा रहा है। भाव या अर्थ के आधार पर वाक्यों के विभिन्न प्रकार और उनका अनुवाद। भाव या अर्थ के आधार पर वाक्यों के स्वीकारात्मक, प्रश्नवाचक, निषेधात्मक, आज्ञासूचक, इच्छासूचक, आश्चर्यसूचक, संकेत सूचक आदि भेद किए गए हैं। इन वाक्यों का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते समय अनुवादक को उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हुए आज्ञा, इच्छा, प्रश्न, निषेध और आश्चर्य आदि का भाव मूल पाठ के अनुसार सुरक्षित रखना चाहिए। यहाँ कुछ इसी तरह के वाक्यों के अनुवाद में बरती जाने वाली सावधानी के बारे में जानते हैं। आज्ञा सूचक वाक्य अर्थात इम्पेरेटिव सेंटेंस। आज्ञा सूचक वाक्यों में किसी कर्म के लिए आज्ञा, अनुमति दी जाती है अथवा अनुरोध, मनाही या प्रस्ताव किया जाता है। उदाहरण के लिए, प्लीज गेट आउट ऑफ द रूम। इसका अनुवाद कृपया कमरे से बाहर चले जाएं। रैप दीज थिंग इन पेपर। इसका अनुवाद होगा इन चीजों को कागज में लपेट लो। डू नॉट गो टू लखनऊ। लखनऊ मत जाओ। लेट अस प्ले इन द सन। आओ या चलें धूप में खेलें। इच्छा सूचक वाक्य ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इच्छा सूचक वाक्य वे होते हैं जिनमें आशीर्वाद दिया जाता है या इच्छा प्रकट की जाती है। आशीर्वाद सूचक वाक्य हमेशा मे से शुरू होते हैं, जबकि इच्छा सूचक वाक्य वुड से शुरू होते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हों, या ईश्वर आपको दीर्घायु करें। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं राजा होता, या क्या ही अच्छा होता मैं राजा होता। आश्चर्य सूचक वाक्य अर्थात एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। प्रसन्नता, हर्ष, खेद, विस्मय आदि प्रकट करने वाले वाक्यों को आश्चर्य सूचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य व्हाट, हाउ, एलास, हुर्रे आदि से शुरू होते हैं और इनमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हाउ प्लेजेंट द वेदर इज, मौसम कितना अच्छा है। व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, मनुष्य सृजनहार की कैसी अद्भुत रचना है।
यहाँ पर सृजनहार को हम ब्रैकेट में रख कर अपनी अभिव्यक्ति को पूरा करते हैं। Alas, he is dead. अफसोस, वह मर गया है। Hurray, the last bell has gone. आहा, छुट्टी का घंटा बज गया है या छुट्टी की घंटी बज गई है। प्रेरणार्थी क्रियाओं से युक्त वाक्य। जब हम कोई कार्य स्वयं न करके दूसरे से कराते हैं तब अंग्रेजी में हैव, गेट, मेक या कॉज का प्रयोग कर। इसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके क्रिया का प्रेरक होता है अथवा उसका कारण बनता है। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करते समय मूल रचना के प्रेरणात्मक स्वरूप को बनाए रखने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे द इलिटरेट मैन हैज गॉट अ लेटर रिटन। इसका अनुवाद होगा निरक्षर व्यक्ति ने पत्र लिखवाया है। एक और उदाहरण लेते हैं। गेट दिस एप्लीकेशन साइंड बाय योर क्लास टीचर। इसका अनुवाद होगा इस प्रार्थना पत्र पर अपने वर्ग अध्यापक या कक्षा अध्यापक से हस्ताक्षर कराओ। आई मेड द हॉर्स रन फास्ट। इसका अनुवाद होगा मैंने घोड़े को तेज दौड़ाया। ही हैड द डिशेस लेड ऑन द टेबल। उसने मेज पर थालियां लगवा दी। ही कॉज्ड मी वीप। उसने मुझे रुला दिया या उसने मुझे रुलाया। संकेत सूचक या शर्त सूचक वाक्य अर्थात कंडीशनल सेंटेंस। शर्त युक्त वाक्यों में प्रायः एक प्रधान उपवाक्य तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है जिनको इफ से जोड़ा गया होता है। उदाहरण लेते हैं। इफ यू वर्क हार्ड यू विल विन अ स्कॉलरशिप। इसका अनुवाद होगा यदि तुम परिश्रम करोगे तो छात्रवृत्ति प्राप्त कर लोगे। एक और उदाहरण लेते हैं। इफ ही कम्स आई शैल गो। यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। एक और उदाहरण लेते हैं। इफ यू हैड कम इन टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड यू या हैड यू कम इन टाइम आई वुड हैव हेल्प्ड यू। यदि आप समय पर आते तो मैं आपकी सहायता करता। एक और उदाहरण लेते हैं। शुड एन एम्प्लॉई एक्सरसाइज एन ऑप्शन फॉर फिक्सेशन ऑफ हिज पे अंडर FR 22(1) ब्रैकेट फर्स्ट। यदि कोई कर्मचारी मूल नियम 22(1) के अंतर्गत अपने वेतन के निर्धारण के लिए विकल्प दे तो उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई है। अनुवाद के लिए हिंदी अंग्रेजी वाक्य संरचना और उससे जुड़े सभी व्याकरणिक कड़ियों का समुचित अध्ययन अपेक्षित है।